बेटा आप म्यूट नहीं होंगे, चिंता ना करिए। शोर कर रहे हो। ओके बेटा एक सेकंड लगा तो रहा हूँ। ठीक है, कल से सही कर देंगे यार, अब आज तो चलो। तो आई होप सो आप लोगों ने कर ही लिया है। इट इज क्वेश्चन नंबर 34। मैं आपका तरीका बताता हूँ। हाँ, मैं आपको यही बताने वाला था, सॉरी। तो एनसीईआरटी ने 34 का शायद आंसर दिया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 ही था ना, 34 यार, बड़े बदतमीज हो। 12 वेरी गुड बेटा। एग्जाम में ना आपको ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे लाइक 37%, 38, 39, 40। तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आ गया हो क्लोरीन का और एजी स्केल का क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ 35.5 अपॉन वेट ऑफ AgCl 143.5 into weight of organic compound, sorry, weight of silver silver chloride form 0.5740 divide by weight of organic compound multiplied by 100। ये फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। नाउ अब अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना सीख लेते हैं। वैसे आप लोग जानते ही हो हम कैसे करते हैं, फिर भी एक बार अप्रोक्सीमेट और देख लेते हैं क्या तरीका है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है 35 है, ये 143 है। 35 4 टाइम 120 होता है, ठीक है। 34 टाइम 120, 5 4 टाइम दैट इज 140। तो 35.5 4 टाइम्स नियरली 142 होगा। तो आप इसको जब अप्रोक्सीमेट करके देखेंगे तो ये यहां से यहां तक 4 टाइम्स आपको दिख जाएगा। डन। इसके बाद अगर ये और दोनों डेसिमल हम हटा दें, इस जीरो की तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों डेसिमल हटा दें तो ये 574 दिख रहा है और ये 378 दिख रहा है, ठीक है। एक अंदाजन की बात कर रहा हूं, ये 5.75, ये 3.8 लो, ये 5.75 और ये 3.8, थोड़ा थोड़ा हमने राउंड ऑफ किया लिटिल बिट। अब आप अगर इसे 3.8 और इसे 5.75 ले रहे हैं तो कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे? 3.8 से 5 मोर देन 1 टाइम्स है। अगर ये 7.6 से ज्यादा होता तो 2 टाइम्स हो जाता। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा आना है, ठीक है। और इसको थोड़ा और अप्रोक्सीमेट करते जाइए तो आपको दिख जाएगा नियरली 1.5 लग रहा है। नियरली, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे आ जाए, ठीक है। तो मैंने नियरली 1.6 कर लिया। अगर आपको समझ में आया क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ 4 भी दिख रहा है, मुझे फिर अप्रोक्सीमेट करना है, तो मैंने इसे 1.6 कर लिया। और ये हो गया फिर 160/4 नियरली 40 आ रहा है। जब ऑप्शनल पेपर में बड़े डिफरेंस होते हैं, 10-10, 5-5 के डिफरेंस, तो ये मेथड बेस्ट। और जब डिफरेंस नहीं है तो एग्जैक्ट करना पड़ता है। इज इट क्लियर? इसका एग्जैक्ट आंसर बुक में 37.8 है, समथिंग ऐसा कुछ है। एक बार फिर देख लेता हूं बेटा, बुक ने इसका एग्जैक्ट आंसर भी दे रखा है एनसीईआरटी ने, एंड ये अप्रोक्सीमेट है। फिलहाल तरीका यही है। क्लियर है मेथड? किसी को डाउट है ये वैल्यूज कैसे रखी? याद आ गया? अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं विच इज लिटिल बिट टिपिकल। लिखते समय उन बच्चों से हो जाना चाहिए कल प्रेजेंट थे, ठीक है। लिखें बेटा, a sample of 0.5 gram of organic compound was treated according to Geldahl's method. A sample of 0.5 gram of organic compound was treated according to Geldahl's method. Full stop. The ammonia evolved was absorbed in. The ammonia evolved was absorbed in. The ammonia evolved was absorbed in 50 ml
50 ml of 0.5 molar H2SO4. 50 ml of 0.5 molar H2SO4. ठीक है, तो अभी तक की ये इंफॉर्मेशन है। 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो अमोनिया एवॉल्व हुई है वो एब्जॉर्ब की गई है 50 ml 0.5 मोलर H2SO4। ठीक है, द रेसिडुअल एसिड require 60 ml. Residual acid require 60 ml of 0.5 molar NaOH. 60 ml of 0.5 molar NaOH solution for neutralization. 60 ml of 0.5 molar solution of NaOH for neutralization. Give percentage of nitrogen. अब जिसने कल की क्लास अटेंड की है वो 100% कर लेगा, और जिसने कल की क्लास नहीं अटेंड की या फिजिकली तो अटेंड की मेंटली नहीं की, मुझसे नहीं होगा। कई होते ना फिजिकली तो अटेंड करते रहते हैं क्लासेस, मेंटली उनका दिमाग नहीं होता क्लास में। चलिए फास्ट बता बेटा। तो बेटा आपने ग्रुप में सुबह वीडियो डाला होगा, है ना, तो देख के आना चाहिए था। और कल का पूरा लेक्चर सिर्फ इसी पॉइंट पे था जो ये है। लेकिन फायदा तो तब है ना, हम जैसे कहते हैं ना, इतना जो बोल रहे हैं उसका फायदा तब है जो कल आए थे उसमें से कोई कुछ करके दिखाए, नहीं तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। बोले ये जो आए थे इनने क्या कर लिया, नहीं हमें लेक्चर दे रहे हो, जो कल तुमने पढ़ाए थे उनसे देख लेते क्या है। अब देख लो भाई, जो कल आए थे तुम्हारी इज्जत हिम्मत चार भी नहीं आया तो बेटी जल्दी बेटा। आप लोग तो कल आए थे, ज्यादा ध्यान है। चलिए देख लीजिए आंसर, क्योंकि मुझे उम्मीद लग नहीं रही है नहीं किया कल का बेटा। वेरी बैड। ओ भाई हीरो, आपने तो किया हो, आपने बेटा, वेरी बैड, जबकि इतना इजी है। देखिए करने का तरीका समझ लीजिए, और जो कल नहीं आए तो वो होपफुली शायद उन्हें इस क्वेश्चन से समझ में आ जाए क्या है। कल हमने इन्हें एक एग्जाम्पल दिया था, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तुम लगे रहो तुमसे होना नहीं लगे। कल मैंने इन्हें एक एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, सोचिएगा और कोशिश करिए उससे आपसे हो जाए ये क्वेश्चन। ठीक है, आप बाजार में कोई चीज खरीदने गए हो, लेट सपोज हमने एग्जाम्पल जो दिया था कि हम मार्कर खरीदने गए, ठीक, हम जानने वाले की दुकान पे पहुंच गए मार्कर खरीदने। मार्कर का पैकेट रखा हुआ है, उसमें प्रिंट है ही, हमने देख लिया 25 रुपए लिखे हैं, 250 रुपए का पैकेट होगा लगभग। ठीक है, लेकिन वो हमें बता ही नहीं रहा कितने का है। हमने नहीं मार्कर खरीदने, कितने का होगा, बोले अरे भाई साहब आपसे पैसे लेंगे, कैसी बात, अरे आप ऐसे ले जाओ। तो ऐसे लोग जो होते हैं ज्यादा चूना लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा ये लो 500 का नोट, जो भी काटने काट लो आप। ठीक है, तो 500 का नोट दे दिया, और बेसिकली हमें कितने वापस मिलने, अगर 250 पूरे काट लेंगे, वो तो एमआरपी है ना, अब जानने वाली दुकान है, कुछ ना कुछ तो कम होने चाहिए ना। अब वो लौटा ही नहीं रहा पैसे, गप्पे हो रही। अब हमें ये भी समझ में आ गया, अगर मतलब पैसे लेने हैं बचे हुए, वो सामान ही उठा लो, ज्यादा बढ़िया है नहीं, इससे बेहतर कि ये पूरे मर जाएं, कुछ उठा ही लेते हैं। तो अब हमने क्या किया, अब हमने वहां देखा उन्होंने किसी एक पर्सन को वहां 300 रुपए की मार्कर की इंक बेची। ठीक, हमने ऐसा करता चलो इस मार्कर के साथ इंक तो काम में आती है भैया, ये भी ले। ठीक है, वो डिस्काउंट करके हमारे जैसे आदमी को उन्होंने 300 की दी, 500 का नोट हमने दिया, हमने मार्कर प्लस इंक दो चीजें खरीदी है, इन दो का पेमेंट किया है, और एक का पेमेंट हमें मालूम है कितने आए हैं, एग्जैक्ट कितना है 300। तो दूसरे के लिए हमें कितने पैसे दिए, कॉमन सेंस है नहीं तेरे में बिल्कुल। 500 नोट हमने दिया, दो चीजें खरीदी, एक का पेमेंट अभी हमें क्लियर नहीं है कि ये कितने काटेगा जो मार्कर है, लेकिन दूसरे का हमें मालूम है इंक का पेमेंट हमने एक तरीके से 100% श्योर है 300,
500 का नोट दिया, 300 हमारे चले गए उसकी इंक में, तो मार्कर के लिए कितने गए? 200 रुपए। समझ में आया? ये H2SO4 हम बाहर से ऐड करते हैं, ये एक्सेस में है, यानी ये हमारा वो 500 का नोट है जो जा रहा है। ये NaOH से कितना रिएक्ट कर रहा है ये हमें पता है, यानी ये इंक है जो हमें मालूम है कितने की होगी। इज इट क्लियर? अब जो बचा हुआ H2SO4 है, यानी 500 का पेमेंट किया था, इतना इंक के लिए किया है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो कहां जाएगा? रिएक्ट विद अमोनिया, यानी जो हम मार्कर का कह रहे हैं, तो इसमें से ये माइनस करना है। बट ये ध्यान रखना है कि हम न्यूमेरिकल हमेशा N1V1 माइनस N2V2 करेंगे, यानी हम ये गलती नहीं करेंगे कि ये मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी लगा दें, हमें काय में चेंज करके लगाना है, नॉर्मेलिटी में। और H2SO4 की वैलेंसी 2 है, तो अगर H2SO4 की मोलैरिटी 0.5 है तो इसकी नॉर्मेलिटी डबल हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है। और ये रहा वॉल्यूम 50 ml माइनस ये रहा 0.5, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, इसमें एक ही OH निकलता है, इसकी वैलेंसी 1 है। और ये रहा इसकी नॉर्मेलिटी हो गई 1 से मल्टीप्लाई करके, और ये 60 ml, ये आ गया आपका 30, और ये ऑब्वियसली 25 टू 50 हो रहा है। बोलो ये कितना हो रहा है? 5 टू 10, यानी ये 1 हो गया, 50 हो गया। तो ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस कितने का आ गया? 20। यहां तक क्लियर है? तो जो हमें अमोनिया मिली है बेसिकली वो 20 इक्विवेलेंट मिली है। यहां तक क्लियर? और इसके बाद जो डायरेक्ट फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का, वो है 1.4 इंटू NV अपॉन W। ये NV क्या है? ये वाला जो मल्टीप्लाई आएगा मिली इक्विवेलेंट्स, वो NV है, यानी कितना H2SO4 कितना H2SO4 अमोनिया से रिएक्ट किया है। तो H2SO4 इतना इनिशियली था, इतना रिएक्ट किया NaOH से, तो जो इनिशियली था उसमें से NaOH का माइनस कर दोगे तो किसका बचेगा? अमोनिया से। तो ये वाली वैल्यू आप यहां रखेंगे। तो 1.4 इंटू 20, और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शायद 0.5 था, ठीक है, नियरली। या एक बार चेक करना, जहां तक मुझे ध्यान है इसका आंसर 56 आता है। एक बार चेक करो, आ रहा है? आ रहा है? एक्चुअली ये नरेंद्र मोदी जी के टाइम का क्वेश्चन है, उसने 56 नंबर बड़ा हिट कर रखा है, ठीक है, तब से वो 56 कहते हैं। पहले एक वो बनाई थी पिक्चर भी, सुनी थी? नहीं सुनी थी? है? हाँ हाँ, पिक्चर तो एक ही बताता था। हाँ नहीं, एक नरेंद्र मोदी ने पिक्चर बनाई थी ना 56 वर्ड से रिलेटेड, नाना पाटेकर उसमें था, नहीं देखी थी? चलो वो था अब तक 56, ठीक है? ओके, आज भी समझ में आया। अच्छा ये बताना, तुम अकेले फॉलो करते हो श्रीदेवी को और भी कोई है? नहीं, कई बार होता है ना फैमिली पूरे फैन होते हैं। बोले नहीं सर आपको क्या बताओ, अभी आप पापा से मिले नहीं हो। ठीक है, तो कई बार ये हो जाता है, फिर मैं इसलिए पूछ लेता हूँ अकेले हो या और भी लोग हैं, क्योंकि अगर ये कोई नया नाम लेते ना, कैटरीना कैफ या और कोई लेटेस्ट नाम लेते, तो तुम्हें समझ में आता। अच्छा श्रीदेवी नाम जो इन्होंने लिया ना, जब मेरे को लिया तो मतलब मेरी जनरेशन का लोग श्रीदेवी, ठीक है यार, मेरे फादर की जनरेशन में है, मेरे फादर, तो अगर तुम अपने लिए कह रहे हो तो बड़ा अजीब सा। ओल्ड इज गोल्ड, इसका मतलब दादा भी। बोले नहीं सर और भी है। वेरी गुड, चलो बोलो बेटा, ये क्लियर है दोनों न्यूमेरिकल? लास्ट वाला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जेल्डाल मेथड्स। इसको एक बार ही करके देखिएगा दोबारा, ठीक है? ये मान के चलो अगर स्कूल में आता है क्वेश्चन जेल्डाल मेथड के, 90% चांसेस है यही न्यूमेरिकल आएगा, और उसमें जो डिफरेंस होगा वो ये कि ये कैलकुलेशन के बस नंबर चेंज कर, इसको ये 0.6 कर देंगे या इसको 0.3 कर देंगे। कई बार टीचर यहाँ मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी कर देते हैं, मतलब बस वो क्वेश्चन में और कुछ चेंज नहीं करते, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर देते हैं मैथमेटिक्स, जिससे कि रटे हुए बच्चों के लिए दिक्कत आ जाए, बाकी पैटर्न यही रहना, ठीक है? चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे शिफ्ट हो जाएं। बेटा इस चैप्टर में अगली हेडिंग जो हमें पढ़नी चाहिए, अब दो हेडिंग मेन बचती हैं। आईयूपीसी हो गई थी, आइसोमेरिज्म हो गई थी, एक मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बचता है। हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म
एक डिटेक्शन एस्टिमेशन ये बचता है, एस्टिमेशन हो गया, डिटेक्शन और एक प्यूरिफिकेशन। छोटी छोटी 2-3 हेडिंग बची हैं। चलिए मेन हेडिंग पे आ रहे हैं। हेडिंग डालिए रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। बच्चों ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म में है क्या? बेसिकली एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। जो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारी की सारी आप समझेंगे एज ए प्राइवेट डिटेक्टिव्स, ठीक है। अपने आप को एज ए डिटेक्टिव मान के चलेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा क्या है, ठीक। जैसे सपोज दैट आप किसी के घर पे गए या किसी ने आपको बुलाया कि हाँ भाई प्रॉब्लम हो गई, आगे डिटेक्शन करो, चोरी वोरी हो गई है, ठीक है, और आपको बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, है ना। देखो अब हर आदमी को अपने लेवल पता होता है, ठीक है, ठीक। मैं कह रहा हूँ डिटेक्टिव की तरीके से जाओ, कह रहा मैं तो चोर हूँ यार, मैं कैसे सोचूं? सोचने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या है, जब आप वहां पहुंचोगे तो आप क्या चीज देखोगे? ऑब्वियसली छोटे मोटे सवाल उससे पूछोगे और चीजों को एनालाइज करोगे। एनालिसिस समझ में आया ना, कि आप ये कहोगे भाई देखो ऐसा है, ये शीशा टूटा हुआ आपका, है ना, और ये निशान ऐसे हैं, चाय के 4 कप पड़े हुए हैं, इसका मतलब बड़ा फैमिलियर चोर था आपका, आगे चाय वाय पी के भी गया है, ठीक है। मतलब आप ये सारे के सारे एनालिसिस करके रिजल्ट निकालते हो, क्योंकि रिएक्शन तो पहले हो चुकी है, आपको बस इनिशियल पता और फाइनल पता है, इसके बीच का कंक्लूजन आप निकाल रहे हो। मतलब कल रात तक घर पे क्या था और आज सुबह चोर के जाने के बाद क्या है, ये दोनों चीजें आपके सामने हैं, लेकिन उस दौरान पूरे प्रोसेस को आपको अंदाजा लगाना है। बिल्कुल सेम यहाँ पे है। क्या है, आपके पास एक कंपाउंड होगा, ये आपका केमिकल लैब में है, दूसरा कंपाउंड ये है, और जब आप इन दोनों को मिलाते हैं, मिलाने के बाद आपको ये मिल जाता है और ये मिलता है, ठीक है। ये दो चीजें आपको इंटर, जैसे कहते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई और ये प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये प्रोडक्ट सपोज इसमें चेंज हो गया, दैट इज एल्कीन्स में चेंज हो गया, यानी किसी और में, यानी इसमें कंडीशन चेंज करते ही प्रोडक्ट चेंज हो रहे। मतलब आपको मालूम है एक चीज, आपके पास कोई हेलो एल्केन या क्लोरो कंपाउंड है, KOH है, आप दोनों को मिला रहे हो तो आपने देखा अल्कोहल बन रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कंडीशन चेंज की, टेम्परेचर चेंज किया या KOH के साथ कोई और वाटर ऐड किया, तो कभी ये बन रहा, कभी ये, कभी कुछ और। तो अब हमें ये देखना है कि किस कंडीशन पे ये बनता है, किस कंडीशन पे ये, दैट मींस ओवरऑल ऐसा हुआ क्या कि ये रिएक्ट हुए, और कंडीशन चेंज करने पे प्रोडक्ट चेंज क्यों हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को हम कह रहे हैं डिटेल्ड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रिएक्शन। डिटेल्ड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रिएक्शन इज नोन एज मैकेनिज्म। क्लियर? जैसे यहां कार्बन से 4 बॉन्ड है, स्टेबल है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, पूरी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, लेकिन किसी ना किसी वजह से, इनके आने की वजह से ये बॉन्ड कुछ टूटे होंगे, कुछ ना कुछ ब्रेकेज हुई होगी। क्लियर? और ब्रेक होने के बाद फिर कोई और आके इसमें जुड़ा होगा, तब कहीं जाके ये प्रोडक्ट बना होगा। तो ये चीजें जो हमने सोची, ये पूरा आपको जो फिनोमिना पढ़ना है, दैट इज मैकेनिज्म। मतलब पहले यहां से ये वाला बॉन्ड तोड़वाया गया होगा किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंसी या किसी वजह से, जब ये टूट गया होगा तो ये फिर अनस्टेबल हो गया, और इसे स्टेबल होने के लिए फिर किसी नए के साथ जुड़ा होगा, फिर ये प्रोडक्ट बना होगा। तो यहां से लेके यहां का पूरे का जो आपका स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन आया, इसे हम क्या कहेंगे? मैकेनिज्म। वर्ड समझ में आ गया? तो व्हाट इज मैकेनिज्म? डिटेल्ड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रिएक्शन। बेसिकली ये चीजें हमारी कहलाती हैं रिएक्टेंट्स। बेटा रिएक्टेंट्स का मतलब क्लियर है? जो भी आपस में रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में भी जनरली 2 चीजें होंगी, एक कहलाएगा सबस्ट्रेट और एक कहलाएगा अटैकिंग रिएजेंट। एक कहलाएगा सबस्ट्रेट और एक अटैकिंग रिएजेंट। अंतर समझ में आता है? जो मेन केमिकल है, जिससे मेन प्रोडक्ट बनना है, वो सबस्ट्रेट होता है। जो साइड केमिकल है, जो थोड़ा बहुत चेंज करके प्रोडक्ट बना देता है, वो हमारा क्या कहलाता है? अटैकिंग रिएजेंट। जो रिएक्शन इनिशिएट करता है, चलवाता है, वो अटैकिंग रिएजेंट है। बोलो कल क्लियर है? क्या कहना चाह रहे हैं? सबस्ट्रेट क्लियर है? जैसे बेटा ये मिथाइल या इथाइल क्लोराइड था, ये इथाइल अल्कोहल बना, तो क्लोरीन हटा के OH डालना था, तो वो जो इथाइल क्लोराइड था वो मेन है, तो वो क्या हो गया? सबस्ट्रेट।
और जो बाहर से ऐड करना था वो चीज क्या थी, जो थोड़ा बहुत बस चेंज कराने का काम करेगा, वो अटैकिंग रिएजेंट होगा जो रिएक्शन कराएगा, और ये बाद का प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? एकदम से प्रोडक्ट नहीं आएगा, कई बार बीच में कोई चीजें बनेंगी जिसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट मतलब बीच में बने हैं। ये हमारा हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेटिकल तरीका है कि शायद रिएक्शन वाया दिस गई होगी, शायद ये बीच में बने हो। ठीक है, हम सीरीज ऑफ रिएक्शन से प्रूव करेंगे हाँ ये भी बनते हैं। और इंटरमीडिएट फिर फाइनली काहे में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में। जो बाद में स्टेबल चीज बनेगी वो चीज क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट। तो रिएक्शन में बेसिकली, ठीक से पढ़ लो, ठीक है, इसको हम कहते हैं ना, ये है, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, और ठीक से पढ़ोगे तो एमआर से तुम डीआर डॉक्टर भी बन सकते हो। ठीक है, और अदरवाइज ये दिख ही रहा है, ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, इंटरमीडिएट, ये क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट फिर इंटरमीडिएट फिर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? है नहीं है? तो एक रिएक्टेंट है, फिर दूसरा इंटरमीडिएट है, तीसरा प्रोडक्ट है। तो इसलिए आप थोड़ा ढंग से पढ़िए, नहीं तो केमिस्ट्री के लिए आपको यही कहना पड़ेगा। 12th में ऑर्गेनिक आते ही आपको चलो ठीक है, रेस्ट इन पीस ही चलेगा। फिलहाल अब इसे और डीपली समझते हैं। हमें ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है, आप चिंता ना करो। अगर ये नहीं भी लिखे आप बेफिक्र रहो। तो ऑर्गेनिक का मतलब आपको शायद समझ में आया हो, मैकेनिज्म में हम करते क्या है और किन चीजों से डील करते हैं। ठीक है, बस ऑर्गेनिक में जो इनिशियल मैकेनिज्म की चीजें जिस बच्चे को समझ में आ गई, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप 12th तक क्या आगे तक, आगे किसी भी लेवल तक, अच्छे लेवल तक, अप टू बीएससी एमएससी के लेवल, या मेडिकल इंजीनियरिंग में देखो फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री मिलेगी, मेडिकल में तो बायोकेमिस्ट्री आखिरी तक होती है, काफी टाइम तक होती है। दैट मीन्स किसी भी लेवल में जाओगे आप वहां पे हावी रहोगे, अगर आपको ये बेस समझ में आ गया। और बहुत छोटे बेस हैं, लेकिन ये है ना, अधिकतर बच्चे इसे कैच नहीं कर पाते, इसीलिए 12th में परेशान रहते हैं। 12th में जिनके भी जानने वाले हैं उनसे पूछ लेना, वो ऑर्गेनिक वर्ड आते ही ना उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कोई बवाल है। अच्छा, गिनती के 10-12 कंसेप्ट है सिर्फ टोटल ऑर्गेनिक में, मतलब कंसेप्ट होंगे और भी 40-50 भी हो सकते हैं, 10-12 मेरे कहने का क्या मतलब है, जो मुझे आते हैं। मुझे 10-12 आते हैं, और 12th लेवल के सारे क्वेश्चन हम उससे कर लेते हैं, गारंटी। मतलब सारे कहने का मतलब यही होता है 100 में 99 क्वेश्चन हम कर लेंगे, एक आध छोड़ दो तो बाकी सारे क्वेश्चन 10-12 कंसेप्ट से हो जाते हैं। अब उन 10-12 कंसेप्ट को जो बच्चा लेयर वाइज स्लोली सीखता है, 11 से सीखता है, वो हमेशा लगा लेता है। और जो बच्चा एक साथ वो इकट्ठे 12th में आगे रटा होता है ना, वो अप्लाई नहीं कर पाता। मतलब कब कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है, बस ऑर्गेनिक में ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं आपको बस यही स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं कि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपने सीरियसली सीख लिया तो 12th किया आगे तक आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी रहने वाली। अब ऑर्गेनिक का पहला आपका जो है वर्ड, दैट इज बॉन्ड फिशन है। ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है बेटा। क्यों स्लो होती है, क्यों स्लो होती है? एक कॉमन सेंस की बात है। मैंने आपको जैसे पहला वर्ड बताया था थोड़ी देर पहले कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, चारों पे कोई ना कोई जुड़ा है, 100% स्टेबल है वो, तो वो पहले से ही स्टेबल है ना। तो जब स्टेबल है तो रिएक्ट नहीं करना चाहता, तो पहले हमें उसे अनस्टेबल बनाना पड़ता है, पहले बॉन्ड तोड़वाने पड़ते हैं, यानी पहले ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे और उसके बाद उसे नया बॉन्ड भी बनाना पड़ेगा। और इसीलिए ये प्रोसेस स्लो होता है, बिकॉज फर्स्ट ओल्ड बॉन्ड इज टू बी ब्रोकन एंड देन न्यू बॉन्ड हैज टू फॉर्म। तो इसलिए प्रोसेस ऑर्गेनिक की रिएक्शन का कैसा है, स्लो है। क्लियर? तो बॉन्ड फिशन कितने तरीके से हो सकता है, कोई भी बॉन्ड कितने तरीके से टूट सकता है? तो बेटा यहां पे आपको याद रखना है, बॉन्ड फिशन दो तरीके का है, वन इज होमोलिटिक एंड अदर इज हेट्रोलिटिक। दो तरीके का बॉन्ड फिशन है, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। ये आई होप सो थोड़ा वर्ड से ही समझ में आ गया हो क्या है, बोलो क्लियर है? जिन्हें नहीं आया वो समझिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं ये शुरुआत की हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे सबसे कम टाइम देते हैं। आप किसी 12th के बच्चे से पूछोगे कहेगा अरे यार पता है 2 टाइप का होता है, लेकिन यही बेस है। अगर ये आपको ना समझ में आ जाए तो आगे का काम आपके आसान है।
तो व्हाट इज होमोलिटिक बॉन्ड फिशन? ये एक ए एटम है, ये एक बी है, कोई भी कार्बन हो सकता है, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बना होगा जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे बॉन्ड कोवेलेंट है और दो इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड होगा। अगर ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, दिस बॉन्ड फिशन इज नोन एज होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो बॉन्ड टूटा है वो आइडियली इक्वली ऐसे कुछ टूट रहा है, और ये टूट रहा है यहां एक कंडीशंस लिखी होंगी उसकी वजह से, जैसे सनलाइट की प्रेजेंस हो, पर ऑक्साइड्स की प्रेजेंस हो तो होमोलिटिक टूटता है। मतलब बहुत हाई टेम्परेचर कभी हो तो भी होमोलिटिक के चांसेस ज्यादा होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल जाता है। क्लियर है? क्लियर है? अब बताओ ये स्टेबल कैसे होंगे? ये तो अनस्टेबल हो गए ना। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, ये कंडीशन स्टेबल थी और ये अब जो हो गए ये अनस्टेबल। अब ये स्टेबल कैसे होंगे? सोच के बोलो, सोचो थोड़ा। वेरी गुड। किससे? किससे? इसीलिए कह रहे हैं और थोड़ा सोच। नहीं, आपस में खुद रिएक्ट कर गए तो ये वापस आ गए, तो हम ये वाला स्टेप बताएंगे ही नहीं, क्योंकि जब कोई चीज वापस वहीं आ जाती है तो हम कहेंगे ये स्टेप चला ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये नहीं कहना। अब इसीलिए मैं चाह रहा हूं बस आप थोड़ा इंटरेक्ट करो, अपना दिमाग लगाओ। आप जब इंटरेक्ट करोगे, दिमाग लगाओगे, तो मेरी बात आपको जल्दी समझ में आएगी। इनके पास इस समय एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जो पहले पेयर था, वो पेयर इलेक्ट्रॉन अब क्या हो चुका है? अनपेयर। और इसे फिर पेयर होना है, इसे फिर, तो ये कहीं ना कहीं अनपेयर को ढूंढेंगे और उस अनपेयर पे अटैक करके खुद को पेयर करेंगे। ये अनपेयर है, एक और कोई अनपेयर कोई दूसरा आया उस पे, या फिर अगर ये किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, मान लेते हैं कोई एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल PQ है, उससे रिएक्ट कर रहा है और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए BQ बना लेता है, तो P अनस्टेबल होगा गारंटेड। आया समझ में? ये समझ में आया? PQ अनस्टेबल हो गया। क्यों हो गया? PQ स्टेबल था, इसने कहा मुझे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही चाहिए क्योंकि मेरे पास अनपेयर है, तो वो इसका बॉन्ड कैसे तोड़वाएगा? अनपेयर में। इसकी वजह से ये अनपेयर में टूटेंगे, एक अनपेयर इसका, एक अनपेयर इसका, कोई भी एक जुड़ जाएगा, वो तो स्टेबल हो जाएगा, अगला वाला अनपेयर नया हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये अपने आप जब भी होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है वो यूजुअली चेन रिएक्शन में जाता है। क्यों? अब ये अनस्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल, फिर अटैक करेगा, किसी न्यूट्रल पे करेगा तो एक नया बना देगा, और हो सकता है इसको यहाँ का जैसे बी इसके साथ जुड़ गया, ए इसके साथ जुड़ जाए, तो रिएक्शन खत्म भी हो सकती है। बोलो क्लियर है? तो आपको मेन फोकस करना है कि ये जो बने हैं ना, क्या इन्हें इंटरमीडिएट कहते हैं, ये कैसे स्टेबलाइज होंगे, ये आगे कैसे स्टेबल होंगे, और जो ये समझ गया इसको स्टेबल कैसे करना है, वो प्रोडक्ट बनाना सीख जाता है। क्यों? ये तो रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट है, और ये आगे प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो जिसको ये समझ में आ गया कि इसको किसके साथ पेयर अप करके प्रोडक्ट बनाना है, वो सीख जाएगा ऑर्गेनिक में। बोलो क्लियर है? पहला पॉइंट होमोलिटिक क्लियर है? बता बेटा, इन पे कोई चार्ज है या नहीं? नहीं। एक्चुअली ये बॉन्ड बीच से टूटा ना, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी का था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी का था, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। यानी इसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है ना, वो वाला इलेक्ट्रॉन उसी का एक हिस्सा था, तो नेट ना तो नेट न्यू कोई इलेक्ट्रॉन आया ना ही गया, इसीलिए ये चार्जलेस है, ये न्यूट्रल है, और इनका नाम केमिस्ट्री में रखा गया है फ्री रेडिकल्स। इन्हें फ्री रेडिकल्स कहा है। फ्री रेडिकल मींस चार्जलेस स्पीशीज। रेडिकल का मतलब होता है रिएक्टिंग स्पीशीज एंड दे आर चार्जलेस। चार्जलेस के लिए वर्ड आया फ्री। अब पूछो, ये दोनों ये फ्री रेडिकल्स हैं क्योंकि दोनों चार्जलेस। इज इट क्लियर? तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। पहला वर्ड क्लियर है? पहला वर्ड अभी तक हमने पढ़ा, बॉन्ड फिशन दो तरह का है, जिसमें एक है होमोलिटिक। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन अधिकतर हाई टेम्परेचर में होता है या सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, या बेटा जब दोनों एटम जो है ना ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हो, जब दोनों ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है। और इससे जो चीजें बनती हैं वो क्या होती हैं? फ्री रेडिकल चार्जेस। और ये पैरामैग्नेटिक होती हैं बेटा। बेटा पैरामैग्नेटिक कैसे? किसे कहते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो अगर हम कह रहे हैं ये पैरामैग्नेटिक है
तो इसका मतलब इसमें क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है? पहला होमोलिटिक क्लियर है बच्चों। दूसरा बॉन्ड फिशन है हेट्रोलिटिक। आई होप सो आपको समझ में आया हो थोड़ा बहुत हेट्रोलिटिक। अंदाजा लगाओ बेटा, आप बोलो व्हाट इज हेट्रोलिटिक। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना, रुक जाओ, बोल बेटा शिव। अरे यार कैसी बातें करते हो आप लोग, आप बोलो। अरे होमोलिटिक मतलब क्या था, इक्वल क्लीवेज, एक एक इलेक्ट्रॉन लेना। अनइक्वल क्लीवेज, दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ले जाएगा। सपोज दोनों इलेक्ट्रॉन हमने ए को दे दिए, ठीक है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन ए को दे दिया तो ए नेगेटिव चार्ज आ गया और बी पॉजिटिव। जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया उस पर नेगेटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया उसमें पॉजिटिव। तो कॉमन सेंस है किसी पे भी नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन हम जनरली बी पे पॉजिटिव देते हैं। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है मेरा। अरे यार फिर हो गया होगा। आज इसका चक्कर खत्म कर देंगे। हाँ यार बहुत हो गया, मैं अपना सब बच्चों को ऑनलाइन बुलाने के लिए कहूंगा। बेटा आज इतने ही रख रहे हैं, तो यार तबीयत भी ठीक नहीं है और रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही है ना, ठीक है। कल से कर देंगे।